नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद कल से हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज फिर हमारे साथ मेरे सहयोगी राजा शर्मा जी मौजूद हैं, संतोष मुछाल जी मौजूद हैं। आप दोनों का एक बार फिर स्वागत है। मैं चाहता हूँ राजा भाई, कल जो संतोष मुछाल जी बात कर रहे थे, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। संतोष भाई, कल आपने कहा था कि हम इसको एनालिसिस करेंगे इसका कि आज जो निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है, तो आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? आपका धन्यवाद कनेक्ट करने के लिए और सभी को नमस्कार। मित्रों, अगर आप देखें तो आज कल के घोषणा के बाद बाजार ने जो रिएक्ट किया वो बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं किया। शेयर बाजार जिसको कि हम कल जिसके लिए हमारे आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे कि बाजार ने देखो कितना अच्छा मोदी जी को रिस्पॉन्ड किया है, तो आज उनको समझ में आ गया होगा कि बाजार ने रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं किया। इसका मतलब कि कल जो झुंझुना बजाया है सीतारमण जी ने, वो बाजार को रास नहीं आया है। हमें ये समझना चाहिए कि ये रास क्यों नहीं आया है। देखिए, इसमें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और फॉलोड बाय सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो नॉन फंड बेस्ड चीजें हैं उनको भी अपने खाते में ले लिया। 20 लाख करोड़ का जो बनाया है पूरा, उसके अंदर फ्यूचरिस्टिक लायबिलिटी आ सकती है या जो जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी का होना है उसको भी सरकारी खाते में ले लिया। अरे भाई, टीडीएस का जो 25% अगर कम हुआ तो उसका अल्टीमेट जब टैक्स पेमेंट करेंगे उसको भरना किसको है? टैक्स पेयर को। आपने टैक्स रेट थोड़ी कम की है, टैक्स को खाली आप डेफर कर रहे हो। इसमें सरकार ने कौन सा कंट्रीब्यूट कर दिया, आप उसको भी काउंट कर रहे हो। आपने बोला कि साहब हम एमएसएमई को गारंटी देंगे लोन के लिए, तो ये तो नॉन फंड एक्टिविटी है। अभी जिस दिन वो लायबिलिटी आएगी उस दिन दोगे, उस दिन फंड अरेंजमेंट होगा। तो ये हमारी भाषा में हम बोलते हैं एक फंड बेस, एक नॉन फंड बेस। जैसे कोई भी लिमिट होती है किसी भी क्लाइंट के पास, बैंक की लिमिट होती है, बोलते हैं भाई आपकी फंड बेस लिमिट कितनी है, नॉन फंड बेस कितनी है। फंड बेस वो होती है जो तुरंत काम में आ रही है, नॉन फंड बेस वो होती है जो कि कॉन्टीजेंट रहती है कि भाई उसकी जरूरत लगेगी, जैसे गारंटी बोलते हैं, ये बोलते हैं। वो कोई एक्चुअल आउटफ्लो थोड़ी होता है। पर हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने सब चीजों को अपने खाते में ले लिया। जो बैंक ने देना है, जो लोन बैंक को देना है, जो बैंक ने सेक्रीफाइस करना है, उसको भी सरकार के खाते में ले लिया। तो ये कोई, इसीलिए बाजार ने आज जो रिएक्ट किया है वो अच्छा रिएक्ट नहीं किया है। अगर वही असल में अगर ये टोटल फंड बेस होता तो आज बाजार कम से कम 2 से 3 हजार पॉइंट ऊपर जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। राजा भाई, आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल जी। देखिए सर, मैं कल भी इस बात को कह रहा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि देखिए, चूंकि आप फाइनेंस के बहुत अच्छे जानकार हैं मुच्छल साहब, और टैक्स से संबंधित अच्छा वो रखते हैं ज्ञान। मेरा बहुत एक लेमन की भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में ही सवाल और वो है कि क्या लोन पे आप जब कोई बयान देते हो कि आपका लोन की किस्तें 3 महीने हमने आगे बढ़ा दी है, तो माथे पे रखा भार पाँव को ही सहन करना है, वो तो नक्की है। तो इसमें फिर आपने मेरा वजन उतारा कहाँ है? आप मेरा वजन, कि यदि मेरे सर पे 10 किलो का वजन रखा था और आपने बोला नहीं ये 5 किलो रखो, आप 5 किलो हमको दे दो, तो मैं मानता कि आपने मेरी कोई मदद की है। आपने कहा राजा भैया ये 10 किलो तो है, आपको उठाना तो पड़ेगा, लेकिन आप उसको 7 दिन बाद उठा लेना भले, पर उठाना आपको ही है। तो जब मुझे ही उठाना है, 7 दिन बाद उठाना है, तो आपने मेरी ऐसी कौन सी मदद कर दी जो मैं कहूँ कि यार आपने मेरे वाह वाह कर दिया। एक बात। दूसरी बात, मैंने कल भी कहा था सुनील सर, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पिरामिड है, वैसा वर्षा भी, इसका एग्जीक्यूशन कैसा है ये मैटर करता है। ठीक है, और यदि आप आज्ञा दे तो मैं आज के इस पर भी चर्चा करूं कि आज जो है, आज उन्होंने क्या किया बताइए आप। आज भी वही लोन की बात करिए सर, किसानों को भी 3 महीने का आपने वो एक्सटेंशन पीरियड दिया है, यदि लोन की बात करो तो आप। सबसे बड़ी बात मुझे मतलब आश्चर्य इस बात का हुआ कि माइग्रेंट लेबर को लेकर आपने पुराने अनाउंसमेंट गिनाए कि हमने 11,000 करोड़ रुपए के मास्क और सैनिटाइजर बांट दिए और उनका शेल्टर की व्यवस्था। ये तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, जवाबदेही है सरकार की कि इन लोगों को केयर करना, इन लोगों को हैंडल करना। इसको आप उस खाते में गिन रहे हो कि हम ये कर चुके हैं और ये करेंगे।
मुझे तो नहीं लग रहा कि आपका कोई 2 दिनों से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से आप फाइनेंशियल असिस्टेंस देश को दे रहे हो। हो सकता है मेरा ज्ञान अभी कमजोर हो, आप जैसे फाइनेंस के जानकार लोग इसको बहुत एलोबरेट कर पाएंगे, लेकिन मैं अभी समझ पा रहा हूँ कि केवल शब्दों की जादूगरी है, आंकड़ों की जादूगरी है। जो पुराना दे दिया उसको पहले गिना दिया, और गिनाने के बाद आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पुराने स्टैटिस्टिक्स गिनाते हो चुनावी भाषण के जैसे कि हमने मार्च में ये किया था, फरवरी में ये किया, जनवरी में ये किया। जब आप आगे की बात करते हो तो वही लोन की बात और 3 महीने का एक्सटेंशन और वो सॉरी रियायत दरों की बात करते हो। एक बात, रियल एस्टेट सेक्टर को 70,000 करोड़ की आज बात करी गई है कि रियल एस्टेट सेक्टर को एक बूम लाने के लिए 70,000 करोड़, और आपने ये कहा कि हम माइग्रेंट लेबर के लिए रेंटल बेसिस पे मकान पीपीपी मॉडल पे बनाने की बात कर रहे हैं। सर, आपको मालूम है कि माइग्रेंट लेबर का क्या ठोर ठिकाना है? सही बात है, माइग्रेंट वो आज यहाँ ठिकाना। और यदि फिर मैं आपसे कहूंगा सर, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि ईडब्ल्यूएस के जो मकान होते हैं वो, उसकी दुर्गति भी आपको मालूम है कि किस प्रकार से उसमें मैनेजमेंट चलता है, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा है एज ऑन टुडे कि आज जो अनाउंसमेंट हुआ है वो भी कोई बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव हो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो संतोष सर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे क्योंकि ये सब फाइनेंस के जानकार लोग हैं। सर एक चीज बताइए, इन्हें एक बड़ा अच्छा तमंगा बोला, एक बड़ा वो झुंझुना बजाया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जितने रिफंड अटके हुए वो दे देंगे। वो काय का स्टिमुलेशन पैकेज, वो तो आपको पहले देना चाहिए था ना। वो आप उसको डिले करते हो और आज देने की बात करके आप उसको बहादुरी हवाई लेने की कोशिश कर रहे हो, ये तो गलत है। आप टीडीएस की रेट कम करके आपने टैक्स लायबिलिटी कम कर दी। मैंने अगर राजा भाई को पेमेंट किया अभी कोई, उस पर टीडीएस 100 रुपए काटना था, मैंने 75 रुपए काटा, उससे राजा भाई को 25 रुपए ज्यादा चले गए मान लो, और वो 25 रुपए की लाइबिलिटी खत्म हुई। राजा भाई को जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी होगी उस पर उस समय वो 25 रुपए भरने ही पड़ेंगे। तो उससे कोई गवर्नमेंट ने सपोर्ट क्या किया, मेरे को ये समझ नहीं आया। डेफरमेंट ऑफ लोन और डेफरमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज नॉट एन हेल्प। मैं ये कल भी मैंने जिक्र किया था, सरकार को इसमें मदद क्या करना चाहिए थी कि हमें इंटरेस्ट संवेदन करना था, जिससे मुझे टैक्स, मुझे लग रहा है इंटरेस्ट 10% से सरकार कहती आपको 7% भरना है, 3% गवर्नमेंट भरेगी। yes. तो मुझे रियल टर्म में मदद होती यहाँ जी आप पूरी कीजिए बात। हाँ, तो मदद होती। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ इस तरह से काम करने का कि भाई हम आपकी लाइबिलिटी डेफर कर रहे हैं। सिर पे लाइबिलिटी रहने वाली तो आदमी को वैसे ही परेशान होने वाला है वो, फिर पैकेज किस बात कर रहा। मेरा राजा भाई सवाल था संतोष जी से, सवाल ये था कि अभी सभी लोगों के लोन, हाउसिंग लोन से लेकर व्हीकल लोन से लेकर तमाम तरह के लोन, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन, लिमिट, सारा सब कुछ लोन चल रहा है। सरकार ने उसमें क्या प्रावधान किया है और उसको लेकर थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ कि आम आदमी कई बार इस बात को जानना चाहता है। सर कोई लोन माफ नहीं किया है, कोई लोन माफ नहीं किया है। माफी वाली केवल तो हाँ, केवल ये। अच्छा सर एक चीज बताइए, लोन माफ कौन करेगा? बैंक? भैया ये कॉमर्शियल, आपने सुना हो नितिन गडकरी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत स्पष्ट बोला है कि बैंकें जो करती है कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है। आज सरकार बोले कि आप बैंकों के सब आप अपना, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए कि हम 3%, जैसे मैंने पहले चर्चा में बोला कि 3% इंटरेस्ट का हम जो लाइबिलिटी है गवर्नमेंट लेगी। आप बैंक को थोड़ी बोल सकते, बैंक की बैलेंस शीट खराब करेंगे क्या? बैंक क्यों अपने पास से पैसा लगाएगी? बैंक की जो कॉमर्शियल, बैंक को अपने डिपोजिटर को पैसा देना है, बैंक को अपने खर्चे मिट आउट करना है, बैंक अपने पैसे क्यों इसमें देगी? बैंक कब कर सकती है? जब सरकार उसको सब्सिडाइज करे। जैसे कि रेपो रेट, मैंने कल भी जिक्र किया था कि 1 लाख करोड़ रुपए का लोन बांट दिया रेपो रेट के ऊपर। उसमें क्या हुआ था? बैंक ने कुछ नहीं किया, बैंक वाज फैसिलिटेटर। रिजर्व बैंक ने पैसा दिया एक रेट के ऊपर, बैंक को बोला कि आप अपना इस पे कुछ चढ़ा के और अच्छी कंपनी को दे दो। वो अच्छी कंपनी की डेफिनेशन रेटिंग के हिसाब से डिसाइड हुई और वो बड़ी कंपनी को चले गया, छोटी कंपनी को नहीं मिला, है ना? ऐसा होता है। तो वैसे सरकार बोलती कि हम बैंकों को इतना पैसा दे रहे हैं, बैंक इसको 9% पे देवे, परंतु इसमें 3% की कॉस्ट जो है 7% पे देवे, इस पे हम 2%, 3% कॉस्ट हम बियर करेंगे। तो बात होती।
आप बैंकों को उम्मीद करें कि बैंक कोई कम रेट में इंटरेस्ट देगी या कम रेट में देगी। बैंक का रेट ऐसे जो MCLR होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है, बैंक उससे कम में पैसा नहीं दे सकती। राजा भाई, आज की जो घोषणा है उसको लेकर आप काफी, आपके पास जानकारी उपलब्ध है, तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, जैसे आपने भी सवाल किया कि हाउसिंग लोन या जिस प्रकार के लोन पे सरकार की कोई रिबेट है क्या? दरअसल उसको रिबेट नहीं कहा जा रहा है, सब्सिडी है। सपोज कीजिए सब्सिडी कैसी कि आपको 20 लाख का लोन आपने लिया है, तो सरकार ने जो आपको सब्सिडी का अमाउंट तय कर रखा था, उसका उस सब्सिडी के अमाउंट की एक्सटेंशन पीरियड टाइम बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब ये 31 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक होगा। सिर्फ आपको जो मतलब उस समय उसकी जो सुविधा का लाभ मिल रहा था उसका पीरियड बढ़ाया है। सरकार ने ये नहीं कहा है कि आपकी माफ कर दी है। आप वही मैंने आपसे कहा कि सरकार आपको केवल समय दे रही है। समय के जैसे उदाहरण के तौर पे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब बैंकों ने और हमारे पास SMS आने लगे कि आपका यदि इस महीने की किस्त ड्यू है तो आप अगले महीने भर दीजिएगा, लेकिन ब्याज लगेगा सर। बस आपकी सिविल खराब ना हो, आपकी बुक्स खराब ना हो, इसका वो भी कई बैंक पालन नहीं कर रहे हैं, आपको बता दूं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया अलग बात है, लेकिन कई बैंक पालन उसका नहीं कर रहे हैं। और प्राइवेट बैंकों की हालत तो आप जानते हो, उनके तो जो रिकवरी वाले लोग होते हैं, दरअसल क्या है, बैंकों का भी जो मूल एजुकेशन है वो होते हैं आपके कौन लोग उसको हैंडल करते हैं। आपके पास कॉल किसका आता है? आपके पास कॉल बैंक से कम आता है, आपके कॉल सेंटर से कॉल ज्यादा। आपके पास वो डाटा आपको कॉल सेंटर में भेज दिया जाता है कि भाई साहब आपका फलाना किस्त बाकी है, और फिर आपके पास माफिया टाइप के चक्कर लोग काटने लग जाते हैं, या फिर सरकारी तहसीलदार के माध्यम से कोई चिट्ठी भिजवा दी। तो सरकार, आदमी डरता है इन चीजों से कि भाई साहब वो चिट्ठी ना आ जाए, सिविल खराब ना हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है 1 महीना आपको और बढ़ा दिया जाएगा। समय जरूर बढ़ सकता है, लेकिन आपको कोई माफी नाम से चीज है वो नहीं है। आपको जितना वजन उठाना है वो आपको ही ढोना है। कल ढोना है तो ढोना है, परसों ढोना है तो ढोना है, लेकिन ढोना है आपको। एक बात आपने पूछा कि आज किस प्रकार से हुआ, देखिए अब रेहड़ी वालों की बात की जा रही है, पटरी वालों की बात की जा रही है कि 10,000 तक का लोन आपको बैंक देगी। सर यदि सबको कर्जे में ही लेना है तो बैंकें तो पहले, बैंकों के दरवाजे तो खुले ही है ना, उसमें क्या है, आपने राहत क्या दे दी बताइए आप? बैंकें को वो कहाँ आपकी राहत की, यदि कर्जा ही मुझे लेना है तो फिर उसमें आपकी तरफ से क्या राहत है मुझे बताइए। ये 10,000 लिया तो क्या ब्याज के साथ भरना है? मेरा एक सवाल है, मुच्छल साहब शायद आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैं जब मुद्रा योजनाओं का जिक्र सरकार करा करती थी तब ये मतलब क्लेम करते थे कि हमने इतने 1,000 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत एम्प्लॉयड किया है। मैं जब फिगर ढूंढ रहा था तो मेरे को ध्यान आया कि इन्होंने कहा कि हमने 10 करोड़ लोगों को, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ये फिगर था मुच्छल साहब, 10 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा योजना के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ उनको बिजनेस प्रोफाइल में लोन दिया है। यदि 10 करोड़ लोगों को लोन दिया है तो एटलीस्ट मान के चलता हूं कि एक व्यक्ति 5 व्यक्ति को हायर करेगा सर, मोर और लेस। 50 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हो गए। 50 करोड़ लोग यदि एम्प्लॉयड हो जाते तो ये जो आप सड़कों पे देख रहे हो ये आपको देखने को मिलता क्या? नहीं, सवाल नहीं, ये सब फिगर गलत है, ये जो कि तुमने किसको बांटे भगवान मालिक है। दूसरा सवाल, मैं इसी पे आता हूँ, क्योंकि आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हो तो आप जो बांट रहे हो उसके पहले मुझे आईना भी तो देखना पड़ेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा 15 करोड़ लोगों को गैस की टंकी और गैस के चूल्हे दिए उज्ज्वला के, आपने कहा ना हमेशा। एक मजदूर आपको चूल्हा ले जाता हुआ दिख रहा है तो बताइए, चलिए एक मजदूर कोई गैस का सिलेंडर कैरी करता हो तो बताइए वो अपनी पोटली में क्या ले जा रहा है, आप जानते हो? उसके कपड़े के अलावा उसको ले जाने को क्या है? ठीक है सर, मारवाड़ी में कहावत है, आपके माथे का भाव आपके पांव को ही सहन करना है। जो बाहर आपके माथे पे रखा है उसको दूसरा तो केवल सिंपैथी देता से तो वो 20 किलो लेके जा रहा है यार, तो पर वो 20 किलो में से आधा दूसरा आपसे कैरी नहीं कर रहा है कि आधा मेरे को दे दे तेरा वजन। सरकार आपसे वजन ले नहीं रही है, केवल सिंपैथी और सहानुभूति प्रकट करके आपको आंकड़ों के जादू में फंसा रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि आज 2-3 तक इन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं उससे कोई मुझे एकदम इस तरह का माहौल बनाया गया था। 20 लाख करोड़
भाई साहब एक बात और समझ लीजिए आप, नरेंद्र मोदी जी जो है ना, अपने आप में बहुत ही लॉन्ग टर्म विजनरी लीडर है। उनको ये बात समझ में आ गई है कि अब ये बात महीने 2 महीने 3 महीने की नहीं है कोरोना, ये कोरोना एक लंबा आपका मतलब जीवन का हिस्सा बनते जा रहा है। इसलिए उन्होंने इस पटरी को, इस दिशा को आपके साथ संवाद छेड़ा है। यदि मैं मानता हूं फिर वो जो लोकल टू वोकल वाली बात है, यदि सरकार मेक इन इंडिया को भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाती तो लोकल टू वोकल आज बहुत आगे बढ़ गया होता। तीसरी बात आपने आज पूछा कि और क्या है, तो मैंने आपको गिनाया माइग्रेंट लेबर के बारे में। उन्होंने कहा है कि 11,000 करोड़ हमने ऐसा कर दिया और ऐसा करेंगे। वो उनकी लाइबिलिटी थी, अकाउंटेबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी, उसमें रियायत क्या है? चलिए बताइए आप, वो तो आपको करना ही है। बिल्कुल सही सर राजा भी मैं यहाँ आपको रुकूंगा, एक बात यहाँ रुकूंगा राजा भी आपको। देखिए वोकल फॉर लोकल जो है ये कोई नई चीज नहीं है। नहीं है, मोदी जी बिल्कुल नहीं का है। ये मेक इन इंडिया वाला जो चला आ रहा है, तो धारता हुआ शेर, वो आज से नहीं, जब से मोदी जी आए तब से चल रहा है ना। मैं तो सर इसके पहले मतलब आप मैं कहूँ ये स्वदेशी जागरण आंदोलन जो था, क्या था? स्वदेशी जागरण आंदोलन इसी की तो परिपाटी वो थी, आपको मालूम है? मैं आपको लेटेस्ट आज की ब्रेकिंग देता हूँ, इससे जुड़ा हुआ विषय है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश ने लेबर लॉ में एक अमेंडमेंट किया है, ठीक है? लेबर लॉ को लेकर आरएसएस की संस्था भारतीय मजदूर संघ ने गहरी आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने मई के लास्ट वीक में देश में प्रोटेस्ट तय किए हैं इन राज्यों के अंदर। आप देखिए सर, मैंने पढ़ा आपके आउटलाइन पे। हाँ जी सर, थैंक यू। तो आप देखिए कि जिस तरीके से आपको मालूम है, पहले भारतीय किसान संघ ने शिवराज सिंह चौहान का मुखर विरोध किया था, याद है आपको सुनील सर? चुनाव के समय, ठीक है? अब भारतीय मजदूर संघ आ गया है मैदान में, इसका मतलब जी, तो बीकेएस आ गया, फिर बीएमएस आ गया उसमें। और आपको मालूम है कि जब मल्टीनेशनल एफडीआई की ब्रांडिंग की बात की जाती थी तो किस तरीके से इनका विरोध हुआ करता था। सर स्टेटमेंट बहुत आसान है, लेकिन आपको इनको सबको कॉन्फिडेंस में लेके उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। यदि अभी तक हो गया होता तो हमारा लोकल ब्रांड बाकी ग्लोबल हो गया होता। एक आज जो आपने जिक्र किया, मैंने कहा रेडी फेरी वालों की बात करी, उन्होंने लोन ले लीजिए, लोन तो भाई साहब फिर ले ही लगा ना, आपकी क्या रियायत है, आपकी क्या मदद है उसके अंदर? और आपको मालूम है कि बैंक जाके तो देखो आइडिया लग जाता है आपको, आपका खुद का पैसा, इसके साहूकार हकदार हो आप, आपको चोर की नजर से देखा जाता है और एक साधारण आदमी तो लोन लेने में पसीना आ जाते हैं। सर सीए साहब बैठे हैं अपने साथ, इनको कितने कागज, कितने डॉक्यूमेंट हाईली पॉलिश्ड करके बनाने पड़ते हैं जब जाके कोई व्यक्ति आपको लोन देता है, चाहे वो हाउसिंग का लोन हो, चाहे आपको कोई ऑटोमोबाइल का लोन हो, चाहे कोई बिजनेस का लोन हो। ये सिंगल विंडो सब कहने की बातें हैं सर, एक सेकंड में कागज रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपका ये नहीं, ये लाओ। सर गलत तो नहीं कह रहा हूँ मच्छाल साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो रोज देख रहे हैं कि लोन लेना देना इज अ कॉमर्शियल डिसीजन और उसके लिए हर आदमी अपना सेटिस्फेक्शन देखता है। सरकार की कोई बात उसमें बहुत ज्यादा फॉलो नहीं होती है, फॉलो नहीं होती है। हाँ बिल्कुल नहीं होती। दूसरी बात, लेकिन तो कुछ कुल मिलाकर आज भी निर्मला सीतारमण ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बहुत नहीं, ये फेरी रेवड़ी वाला कुछ भी नहीं है। कल जो डिस्कॉम को उन्हें कुछ सहूलियत दी है, तो डिस्कॉम तो सब गवर्नमेंट कंपनी है ऑलरेडी, कोई प्राइवेट में थोड़ी है डिस्कॉम। डिस्कॉम इज ए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनकी पहले ही माली हालत बहुत खस्ता चल रही है, दिए शायद उनके लिए। हाँ, तो उससे उसको जनता से लिंक करने का क्या मतलब है? सर इस मटके का पानी इस मटके में, इस मटके का पानी इस मटके में, पानी तो दोनों आपके मटके में है ना, जनता को क्या मिल रहा है? हाँ, दोनों मटके आपके, ध्यान रखो आप, इस मटके का पानी इस मटके में डाल दिया और इस मटके का निकाल के इस मटके में डाल दिया और आपने कहा हमने लोगों को मदद करी है। मैं मुचल साहब आपसे एक चीज समझना चाहूंगा आज, जिसको लेकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रियल एस्टेट सेक्टर को एक अच्छा बूम मिलेगा, वो समझाइए ना किस तरीके से मिलेगा? क्या चीज? रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इन्होंने आज कहा है कि 70,000 करोड़ रुपए का, वो उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। यार एक्चुअली सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा भी है संतोष भाई, कि 70,000 करोड़ के लिए तो अभी बात कही है, कुछ दिनों पहले 25,000 करोड़ रियल एस्टेट को देने की बात कही थी, क्या उस पर भी इम्प्लीमेंट हो पाया? सर देखिए रुपए कैसे, मतलब क्या किस तरीके से देंगे? 70,000 करोड़ या 25,000 करोड़ रियल एस्टेट को क्या दे देंगे? वो क्या देंगे? देखिए इन्होंने क्या कहा है, देखिए मैं आपको रेरा के अंदर जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं
उनको उनने कंप्लीशन की डेट में 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। उससे 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 रियल एस्टेट को क्या पुश मिलेगा? या इन्हें एक और बोला है कि जो मजदूर जा रहे हैं उनको ट्रांजिट हाउस या उनको ईडब्ल्यूएस के रेंटल वो दिए जाएंगे। तो ये कहानी किससे की बातें, किसका कितना प्रभाव पड़ेगा मुझे नहीं लगता है। और जैसा आपने पहले भी बोला, ईडब्ल्यूएस के अंदर जो मकान बने हैं उनकी स्थिति सबको मालूम है, जग जाहिर है। तो ये रेंटल के अंदर जो देने की बात हुई है कि जो मजदूर जा रहे हैं उनको रेंटल हाउसिंग प्रपोजल देंगे, उसको वर्किंग अभी बन के आएगी तो पता लगेगा। लेकिन बहुत ज्यादा उसमें मुझे नहीं लगता कि जो फिगर दे रहे हैं उतना ये मैच कर पाएंगे। पर ये जॉब क्रिएशन संतोष भाई पहले देने की बात हुई थी, आज तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अगर 25,000 करोड़ सरकार पहले जो घोषणा की थी राजा भाई, अगर वो दे देती तो रियल एस्टेट में कुछ बूम दिखता, कुछ परिवर्तन दिखता, कहीं कोई परिवर्तन। सुनील जी बताइए, जब हम 25 करोड़ की गवर्नमेंट कैसे देती है? जी राजा भाई, कैसे देगी गवर्नमेंट भाई? स्टील सस्ता हो, सीमेंट सस्ता हो, लेबर सस्ता हो, मतलब जो कंपोनेंट, जो रियल एस्टेट के कंपोनेंट है, ये गवर्नमेंट कैसे दे सकती है? देखिए सब्सिडी रियल एस्टेट, जैसे पीएमएस के अंदर, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, उसके अंदर सरकार सब्सिडी देती है कि भाई उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हर यूनिट के ऊपर 7 लाख 7.5 लाख रुपया सरकार सब्सिडी दे रही है। और एक जो हितग्राही है उसको 2.5 लाख रुपए देना, बाकी मकान उसका हो जाएगा। उसको कहते हैं मदद, वो एक्चुअल फंड आता है। मेरा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किसी न किसी रूप में आएगा, कोर सेक्टर में आएगा, किसमें? रियल एस्टेट के। सर आपको सबसे पहले तो पूंछ पकड़ना पड़ेगी, उंगली पकड़ना पड़ेगी। उंगली पकड़ के हाथ पकड़ोगे। आप ये बताइए सबसे पहले कि आपने रियल एस्टेट सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए क्या हाउसिंग लोन में कोई सिंगल लाइन रियायत दी है जिससे एक कंज्यूमर आगे जाएगा, ये कहेगा कि मुझे मकान खरीदना है। जब डिमांड क्रिएट होगी तो सीमेंट की भी डिमांड बढ़ेगी, सरिये की डिमांड भी बढ़ेगी, लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी, रजिस्ट्रार कार्यालय में रेवेन्यू भी आएगा और तमाम प्रकार की एक्टिविटीज उसमें होगी। आपने सरकार ये कहती कि हम हाउसिंग लोन की रेट को 6% कर देते हैं जी, जो पहले भी बार बार जिक्र कर रहा हूं, इंटरेस्ट सबवेजन जी, जिसमें कि इंटरेस्ट का लोड सरकार लेने को तत्पर हो। जब तक ये नहीं होगा आप किस तरह से फायदा करेंगे किसी का भी? या ये बोलती कि रियल एस्टेट को कि भी स्टाम्प ड्यूटी के अंदर हम इसके अंदर आपको छूट दे देते हैं अगले आने वाले 1 साल के लिए, या सरकार यह बोलती कि रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट लाने वाले लोग हैं उनको हम अगले 4 साल के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उस पर हम कोई इन्वेस्टमेंट अलाउंस देंगे या एक रिबेट देंगे, या ये बोलते कि आपको जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो वर्किंग कैपिटल हम 8% पे 7% पे दे देंगे, बाकी का जो बैंक को जो कट करना है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। मेरा फिर कल भी मैंने कहा था, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लिक्विडिटी मिलेगी तो सारी कहानी किससे अपने आप चलेंगे। अगर रियल एस्टेट के पास, आप एक बहुत अच्छा बताऊं, अभी 4 रोज पहले एक एड आया है बम्बई मिरर के अंदर जिसमें एक बिल्डर ने, आप राजा भी सुनेंगे हंसेंगे, एक बड़ा फ्रंट पेज का एड दिया है, 2 फ्लैट पे 1 फ्लैट फ्री। क्या रियल एस्टेट की हालत इतनी खराब है कि 2 फ्लैट पर 2 फ्लैट पे 1 फ्लैट फ्री। नहीं सर, देखिए आपको बताऊं, क्योंकि क्या है, रियल एस्टेट में ओवर सप्लाई और लो डिमांड के दौर से गुजर रहा है रियल एस्टेट, ठीक है। और उसका कारण समझिए कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी फाइनेंस है, जिस प्रोजेक्ट में हेवी लोन चल रहा है, वो प्रोजेक्ट, देखिए ब्याज की किस्तें तो रात को भी चालू रहती है ना सर, बिल्कुल 24 घंटे चलता है। ब्याज का घोड़ा रात को भी चलता है, आप सो जाते हो पर ब्याज का घोड़ा तो रात को भी दौड़ता है, ठीक है। तो आपके सोने से आपकी कमाई तो बंद हो जाती है रात को, लेकिन ब्याज का घोड़ा रात को दौड़ता है। तो जब ब्याज दौड़ता है तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में तब्दील हो जाता है। ऐसे में उसकी प्रोजेक्ट की लागत जो है, जो मान के चल रहा था कि ये फ्लैट में जो 25 लाख में बेचना है, उसको खुद को 35 लाख में पड़ने लगता है, ठीक है। और उसको मालूम है कंज्यूमर के रेंज से तो बाहर हो गया है ये। ऐसे में अल्टीमेटली वो एनपीए, जिस तरीके से दिवालिया हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रोजेक्ट मतलब
जिसने टोकन मनी दे दिया उसको फ्लैट मिलेगी गारंटी नहीं है, आप ध्यान रखना है। जिसने टोकन मनी दे दिया उसको फ्लैट मिलेगी गारंटी नहीं है, क्योंकि उसकी दुर्गति ऑलरेडी हो चुकी बिल्डर की, तो उसने पैसा तो बाजार से उठा लिया, वो पैसा ब्याज में भर दिया, तो प्रोजेक्ट कहां से कंप्लीट होगा। ऐसी परिस्थितियां ज्यादा है सर। एक दूसरी बात आपने जो जिक्र कहा, मैं तो एक सिंपल बात करता हूँ, खुशहाल साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे शायद, कि हम हमारा जो ह्यूमन बीइंग नेचर है ना, वो कैसा है कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला आपके इस अनाउंसमेंट से, आपके इस भाषण से, आपके इस स्टेप से मुझे क्या मिला, ये प्रश्न हर व्यक्ति के मन में खड़ा होता है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर जब बजट आता है तो हम सबसे पहले हमारा जो साधारण मतलब मिडिल क्लास परिवार, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सिर्फ किस चीज के लिए इंतजार करता है कि मुझे इनकम टैक्स में रिबेट कितनी मिलेगी। विशाल साहब, इसके अलावा बजट का कोई अट्रैक्शन है क्या? कोई इंडस्ट्रीज का अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। वो बता मुश्किल से 2-4 हजार रुपए बचा पाता होगा साल के, ये भी मान लीजिएगा आप। इतने तो वो सिंगल सीटिंग पार्टी में खर्च कर देता है, सिंगल सीटिंग ड्राइविंग में खर्च कर देता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट से अटैच होता है कि आज मुझे सरकार ने दिया क्या। ठीक है, देखो 2,500 बचे हैं, वो खुश हो जाता है और वाई वाई करने लगता है, फिर प्रतिक्रिया देता है कि बहुत लोग लुभावन बजट है, हमको बहुत लाभ मिला इसके अंदर। हम लोग दरअसल क्या है, हम 2-4 हजार रुपए में ही फूल के कुप्पा हो जाते हैं कि बहुत बड़ा हमको रियायत मिल गई। अरे इंडस्ट्रीज 5-5, 7-7, 10-10 हजार करोड़ के लोन को चुका नहीं रही है, वो इंडस्ट्रियां वाइंड अप हो गई है। माफ कीजिएगा, कहीं इंदौर की इंडस्ट्रियां ऐसी है जिनको दूसरे लोगों ने टेक ओवर किया। पर अब आप बेहतर समझ सकते हैं इन चीजों को। तो आदमी, व्यक्ति है ना, जैसे ही उस दरवाजे पे जाता है वो प्लानिंग कर लेता है कि अब इसको एनपीए कर दो, अब इसको दिवालिया कर दो, एनसीएलटी कर दो, वो दूसरा बिजनेस खोल लेता है उसी पैसों से, उसी बाजार के पैसे से दूसरा बिजनेस चालू कर लेता है, और उससे संबंधित लोग। दूसरी बात, शेयर बाजार की बात करते हैं। चलिए, शेयर बाजार एक आपका इकोनॉमी का इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन वो 50 कंपनियां देश नहीं है सर। सही बात है, इंडिकेटिव है खाली, केवल इंडिकेटर हो सकता है, वो 50 कंपनियां देश नहीं है। और कितने करोड़ लोग शेयर बाजार में लाइवली एक्टिव जो है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें, जीडीपी की बातें, सेंसस की बातें, ये बातें कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, सूट बूट कल्चर के लिए, फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसियों के लिए परफेक्ट है, उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा भी है और उसका इनपुट भी मिलता है सरकार को, कोई बुराई नहीं है। लेकिन 90% लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। एग्री? सही बात है। जब इससे 90% लोगों को लेना देना नहीं है, कल हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तकरीबन 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र से आते हैं इस देश में, ध्यान रखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 42 करोड़ लोग, ऐसे में आप मानिए कि जब 42 करोड़ लोग इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितने लेवल पे आपकी इकोनॉमी के ड्राइवर तो यही लोग हैं। सर आप देखिएगा आने वाले समय में, आपको मैंने कल ये कोट किया, फिर रिपीट कर रहा हूं, अब इंदौर के व्यक्ति को लेबर तो मिल जाएगी, लेकिन इंदौर का बनिया उसका शोषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोकल लेबर है वो, उसकी मजबूरी नहीं है। वो पीतमपुर नहीं तो देवास चले जाएगा, देवास नहीं तो सांवेर चले जाएगा। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा से आने वालों के साथ दिक्कत हुआ करती थी कि जाएंगे कहाँ, तो ठिकाना है नहीं। वो ठेकेदार के हस्ते आए हुए हैं, ठेकेदार ने पहले उनको चूस रखा है, पहले उनको 10 रुपए देके 100 रुपए का काम करवाना शुरू कर रखा है। तो सर ये जो आने वाले, आप देखिए लाइफ कॉस्ट बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, एक बात समझ लीजिए, और अपराध बढ़ेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, अपराध, क्राइम बढ़ेगा, इसको नोट कीजिएगा आप। आपकी गाड़ियां चोरी होगी, छोटे छोटे दुकानों में चोरियां होगी, और जैसे यदि मानसून ने साथ नहीं दिया तो आप मान के चलिएगा इसका और डिसएडवांटेज हमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मानसून आ जाता है तो थोड़ी सी खेतीबाड़ी हो जाती है, तो बाजार में पैसा आ जाता है, फसल ठीक हो जाती है। तो यदि वो भी नहीं रहा तो चोरी, डकैती, लूट, हत्या, अपराध सब आने वाले दिनों में होंगे, और इसके कोरोना के साइड इफेक्ट के रूप में होंगे सर, ऐसा मेरा अनुमान है। बहुत चर्चा हम कर रहे हैं। संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, राजा भाई की बात से मैं सहमत हूँ, पर एट द सेम टाइम एक थोड़ा सा हम एक अच्छी बातें भी कर लें। थोड़ी सी अच्छी बातों में मेरा ये मानना है कि जो मोदी जी की तरफ से एक मूवमेंट चल रहा है, में भी हम, चूंकि हम कंसल्टिंग के उस प्रोफेशन में भी हैं बड़े लेवल पे, और जापान और यूके में भी हमारे ऑफिसेज और हमारे पार्टनर्स हैं, तो ये लेवल जरूर अच्छा चल रहा है। आल्दो कार्य कठिन है,
क्योंकि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर काम करने की, वैसे ही दूसरी कंट्री भी बात कर रही है अपने अपने यहाँ पे काम करने के लिए। हर कंट्री कोशिश कर रही है कि वो आत्मनिर्भरता पे जाए। ये आत्मनिर्भरता का सूत्र जो है सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये बाकी कंट्री के अंदर भी है। जैसे अमेरिका में ट्रम्प महाराज जो है वो तो पिछले 3 साल से बोल ही रहे हैं कि वाई नॉट प्रोडक्शन इन यूएसए, जो कि पिछले 30 साल से प्रोडक्शन बंद हो चुका था वहां पे अमेरिका में, उनने वापस उसको रिवाइव करने के लिए काफी काम किया है। तो मोदी जी जो कोशिश कर रहे हैं जापान की चाइना में जो सेटअप है उनको लाने के लिए, तो ये अच्छा वेलकम स्टेप हो रही है। और हम लोग भी इस पर राडार पे नजर लगाए हुए हैं। काफी कंपनियां आने का प्रयास कर रही है इंडिया, ऑल्दो उसके अंदर श्रीलंका और बांग्लादेश वो भी लाइन में है, ताइवान भी लाइन में है, ताइवान नहीं, ये फिलीपींस भी लाइन में है। और अगर हम स्टेट की बात करें तो एमपी का जो है वो सीधा सीधा सामना जो होने वाला है गुजरात से और कुछ हद तक उड़ीसा से होने वाला है। मुझे लग रहा था कि हाँ, क्या बोल रहे हैं राजा भाई? देखिए, जब आप भारत में के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली बात करते हैं ना सर, तो अभी तक हमारी डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट कई जगह में रॉ मटेरियल में खासतौर से चाइना जैसे देशों पर रही है। कल भी किया था आपने सर, वियतनाम किस तरीके से आप काम कर रहा है देख रहे हैं आप? वियतनाम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मतलब कहीं काउंट नहीं हो रहा था वो, लेकिन आज वियतनाम अपने आप के अंदर एक बड़ा हब के रूप में सामने आ रहा है। इसका एकमात्र कारण ये है कि वही वाली थ्योरी है, कौन सी, जो मोदी जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि लोकल लोकल लोकल। मैं वोकल की बात ही नहीं करता हूं सर, लोकल लोकल और लोकल को प्रमोशन मिलेगा तो वोकल अपने आप हो जाएगा आप। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती समझिए सुनील सर, आने वाले दिनों में यदि आपकी क्वालिटी, देखिए व्यक्ति क्वालिटी में ब्रांड से कंपेयर करेगा आपको, ठीक है, तो व्यक्ति खादी पहनेगा तो जरूर, लेकिन आपके खादी पहनने के पहले वो ये भी देखेगा कि इस इंटरनेशनल ब्रांड के कंपैरिजन में फेब इंडिया की बात करूंगा मैं, तो फेब से कंपेयर करेगा। खादी हाउस से कोई चीज खरीदेगा ना तो आप कंपैरिजन भी करोगे फेब से कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, ये कंपैरेटिवली ठीक है कि नहीं है। एक तो साइकोलॉजिकली जब पैसा पे करेगा ना वो, तो उसको उस समय आपका नारा याद नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, ये नारे वारे की बातें सब है ना, हमने देखते आ रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्रभक्त कहलाओ, ये सब राष्ट्रभक्त विदेशी बन रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, यही सब राष्ट्रभक्त विदेशी बन रहे हैं ना। राजा भाई और संतोष तो इसमें राजा भाई मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा आपसे कि वोकल फॉर लोकल वाला जो इशू है उसमें कहीं न कहीं एक मतभेद भी होगा। जैसे उदाहरण के लिए बोलूं, जापानी कंपनी मित्सुबिशी ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही है, उसके अच्छे प्लांट हो चुके हैं और काफी हद तक उन्हें मित्सुबिशी को इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है बहुत अच्छे से। इवन वॉल्वो कंपनी यहाँ पे कर रही है काम, मर्सिडीज इंडिया में काम कर रही है। तो जब आप वोकल फॉर लोकल की बात करेंगे तो पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ मैं कि कई ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं जिसमें इन कंपनीज को हटाया जा रहा है कि भाई वाई टू मर्सिडीज, वाई नॉट टाटा, वाई नॉट लोकल कंपनीज। भाई ये समझना पड़ेगा कि ऐसी विदेशी कंपनियां जिनका बेस इंडिया में है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या आप उनको रिजेक्ट कर देंगे? क्या उन्हें अधिकार नहीं रहेगा इंडिया में माल बेचने का? ऐसी नहीं सर, आपके सामने उदाहरण है कि वॉल्वो पीतमपुर में प्लांट है आइशर के साथ, 51% होल्डिंग वोल्वो आइशर के अंदर, VVCV के अंदर वोल्वो की है ना, आपके सामने है, ठीक है। तो क्या आप उनको काम नहीं करने देंगे यहाँ पे? तो बन तो आपके ही रहा है, अल्टीमेटली आपके यहाँ कोई लोगों को रोजगार मिल रहा है ना। उसको इस एंगल से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमारा कोलैबोरेशन जो है उसको भी आगे बढ़ाना है, लेकिन होल्डिंग हमारी हो, ग्रॉस रूट हमारा हो, एम्प्लॉयमेंट हमारा हो, हमारे लोगों को नौकरियां मिले, हमारे लोगों का प्रमोशन हो, ये इस दिशा में आगे बढ़ना। आप इसमें मतलब गंधारी मत बनिए पट्टी बांध के कि नहीं साहब विदेश, हाँ ये गंधारी नहीं बन सकते। फिर मैं कहूंगा कि आईफोन जो यूज कर रहे हो, मैं बताओ क्या क्या नाम रखूं नए फोन का, बताइए। फिर कोई मुझे आपको नाम सजेस्ट करना पड़ेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपकरण नाम रखना पड़ेगा मेरे को कोई। तो मेरा इसमें ये सबमिशन है कि जब भी हमें ये इस तरह की बात करें, ऐसा कोई भी फंडा दें, तो उसके सारे पहलू देखना चाहिए कि वोकल फॉर लोकल इज ओके, बट उससे अच्छा मेड इन इंडिया था। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है राजा भाई। आपने जो बात कही कि इसके बाद क्राइम बढ़ेगा, लेबर उपलब्ध नहीं होगा, तमाम सारी बातें हैं। और संतोष जी का कहना है कि आने वाले समय में
जो लोग कंपनियां बाहर से भारत में आएंगी उनके लिए मध्य प्रदेश की कंपटीशन गुजरात और उड़ीसा जैसे प्रदेशों से होगी। तो तमाम सारी बातें निकल कर आई है। हम चर्चा कर रहे थे कि आज वित्त मंत्री ने क्या घोषणा की है, वो चर्चा कहीं कोई मुकाम पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी निकल कर नहीं आई जो जनता के हित की हो, जो कोई घोषणा जनता से जुड़ी हो। बहरहाल आप कहाँ दूर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ये कहा करते थे कि मुझे मंदसौर में बना हुआ मोबाइल चाहिए। याद है आपको उनके भाषण? जी जी जी। मुच्छल साहब, राहुल गांधी ये कहा करते थे मेड इन मंदसौर। मंदसौर में ही कहा ना उन्होंने कि मेरे को तो मेड इन मंदसौर चाहिए। ठीक है सर, बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी पैकेजिंग नहीं है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो आपने आज ही छेड़ा हो। विषय सब पुराने हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं। आप उसको नई रैपिंग और नई पैकेजिंग करके करते हो। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूं कि लोकल का प्रमोशन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन लोकल लोगों के सामने चुनौती है क्वालिटी, क्वालिटी और क्वालिटी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।